आज हम अपने चैनल मूवी बकेट लिस्ट में एक्सप्लेन करेंगे 2002 में आई द रिंग को। और ये 1988 की जापानीज मूवी की रीमेक है जिसका नाम भी द रिंग ही था। इस मूवी के और भी पार्ट हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है तो लड़कियों को दिखाते हुए कैटी और पेका, वो दोनों एक कर्स टेप के बारे में बात कर रही थी। पेका बताती है कि उसने एक कर्स टेप के बारे में सुना है जिसे देखने के बाद लोग 7 दिन बाद मर जाते हैं। और टेप के खत्म होते ही कॉल आता है जिसमें एक लड़की की आवाज़ होती है और वो कहती है 7 डेज। अब कैटी पेका को बताती है कि उसने ये कर्स टेप अपने बॉयफ्रेंड और 2 दोस्तों के संग देख रखा है और आज उसका 7वां दिन है। अब इन दोनों की बातों से यही लग रहा था कि इन्हें इस चीज़ में ज़्यादा भरोसा नहीं है। अब कुछ देर बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। टीवी अपने आप ही ऑन हो रहा था और उसमें जिगजैग होने लगता है। अब कैटी को डर लगने लगता है। वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर आती है तो वहाँ पानी गिरा हुआ था। अब कैटी उस पानी वाले रूम के अंदर एंटर करती है तो वो उस रूम के अंदर की टीवी को देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। आज कैटी का 7 डे था, इसका मतलब कैटी आज मर चुकी है। और हमें दिखाते हैं एक बच्चे को जिसका नाम एडम था। वो अपने स्कूल में था और पेंटिंग बना रहा था। अब उसकी मॉम रेचल उसे स्कूल से लेने के लिए आती है। अब रेचल से एडम की टीचर मिलती है और वो बोलती है कि एडम काफ़ी अजीब पेंटिंग बना रहा है जिसमें उसकी कज़न यानी कि कैटी मरी हुई थी। अब एडम अपनी कज़न सिस्टर से काफ़ी क्लोज था, इसीलिए वो शायद थोड़ा उदास था। अब रेचल टीचर से कहती है कि कैटी को मरे हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, इसीलिए एडम अभी काफ़ी अपसेट है, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन टीचर बताती है कि एडम ये सब पेंटिंग 1 हफ्ते से बना रहा है। ये सब सुन के रेचल काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अब रात होती है तो एडम से रेचल इस पिक्चर के बारे में पूछती है तो एडम बताता है कि कैटी ने ही उससे बोला था कि वो 1 हफ्ते बाद मर जाएगी। ये सब रेचल को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। अब दूसरे दिन कैटी का फ्यूनरल था और कैटी की मॉम रेचल को बताती है कि कैटी की बॉडी उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसलोकेट मिली थी और डॉक्टर ने बताया कि कैटी की हार्ट बीट अपने आप ही रुक गई थी। लेकिन कैटी सिर्फ 16 ईयर्स की थी तो ये सब होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कैटी की मॉम रेचल से बोलती है कि उसे उसकी डेथ का पता लगाना होगा क्योंकि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और कैटी और बेका उस रात साथ थे और बेका अब पागल हो चुकी थी और बेका अब मेंटल असाइलम में थी। तो अब रेचल पता लगाने की कोशिश करती है कि ये सब हुआ कैसे। रेचल अब कैटी के कुछ दोस्तों से मिलती है जो उसे बताते हैं कि कैटी और उसके दोस्त और बॉयफ्रेंड लास्ट वीक सेल्टन माउंटेन इन के रिजॉर्ट में रुके हुए थे जहां उन्होंने कोई कर्स टेप को देखा था। अब यहाँ रेचल को यही पता चलता है कि जिस रात कैटी मरी थी उस रात उसके बॉयफ्रेंड ने भी सुसाइड कर लिया था और उसके उन दोनों दोस्तों का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो भी अब मर गए हैं। मतलब कि जिन चारों ने ये कैसेट देखी थी वो चारों के चारों सेम डे और सेम टाइम ही मर गए हैं। तो अब इन सब के बाद रेचल दूसरे दिन से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। रेचल इन चारों फ्रेंड की ग्रुप फोटो देखती है तो इन चारों की बाकी फोटोज तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ फोटो में इनके फेस बिल्कुल खराब हो गए थे। अब रेचल भी सेल्टन माउंटेन इन रिसोर्ट रहने के लिए चली जाती है और रात को वो वही कर्स टेप देखती है। उस टेप में एक लेडी थी जो गाना गा रही थी और बहुत सारी अजीब चीज़ें, सीढ़ियाँ और कोई ऐसी जगहें थी। अब टेप खत्म होते ही रेचल को कॉल आता है और रेचल कॉल पिक करती है और एक लड़की की आवाज़ आती है 7 डेज। अब रेचल थोड़ा डर जाती है। अब दूसरे दिन रेचल को अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोवा से मिलते हुए दिखाते हैं और रेचल उसको सब बताती है, लेकिन नोवा उसकी बातों का तरह सीरियस नहीं लेता। अब इन सब के बाद नोवा रेचल की फ़ोटो लेता है तो रेचल की फ़ोटो भी अब फेस से खराब आने लग गई थी, लेकिन नोवा इन सब पे ध्यान नहीं देता। अब नोवा उस टेप को देखने की जिद करता है लेकिन रेचल उसे मना करती है। नोवा के बहुत बार कहने पर रेचल उसे उस टेप को दिखा देती है। अब नोवा भी वो कर्स टेप को देखता है और वो ख़त्म होते ही उसे भी कॉल आता है, लेकिन इस बार ये लोग कॉल पिक नहीं करते। अब नेक्स्ट डे रेचल कर्स टेप की कॉपी बनाती है और नोवा को दे देती है ताकि वो पता लगाए कि ये टेप किसने बनाया है, पर उस टेप की कोई कंट्रोल रिकॉर्ड था ही नहीं। अब इन सब के बाद हम रेचल को देखते हैं जो पेका से मिलने और उससे उस दिन के बारे में पूछने के लिए गई थी। पेका भी मेंटल असाइलम में ही थी और अब रेचल पेका से पूछती है कि कैटी की डेथ हुई कैसे। तो पेका बोलती है वो तुम्हें दिखाएगी कैसे, अभी नहीं 4 दिन बाद। और यहाँ उस कर्स टेप की ईवल के बारे में ही बात हो रही थी। अब रेचल उसी टेप को देख रही होती है कि क्या पता उस टेप की वीडियो से उसे कुछ पता चल जाए। अब उसे उस वीडियो में एक लाइट हाउस दिखता है। अब रेचल उस लाइट हाउस का प्रिंट आउट निकाल रही होती है कि उसके नाक से खून आने लगता है। रेचल इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
अब रेचल इस लाइट हाउस को पता लगाती है। अब दूसरे दिन उसे पता चलता है कि ये लाइट हाउस मॉस्को के आइलैंड में है। अब रेचल उसे पता लगाने के लिए गूगल में चेक करती है तो उसे वही लेडी दिखती है जो उस कर्स टेप में थी। उस लेडी का नाम एना मॉर्गन था। एना हॉर्स ब्रीडर थी और कुछ सालों पहले एना ने सुसाइड कर लिया था। अब लोगों का ये कहना था कि एना के घोड़े बीमार होने लगे थे और खुद ही पानी में कूद के अपनी जान दे रहे थे, तो एना शायद इससे डिप्रेस्ड होके एना ने सुसाइड कर लिया। और एना के सुसाइड करने के बाद उसके घोड़े धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। अब हमें दिखाते हैं नोवा को, जिसकी पिक्चर और सीसीटीवी फुटेज भी खराब आने लगी थी। अब एडम भी उसी रात उस कर्स टेप को देख लेता है। अब रेचल को नाइटमेयर आने शुरू हो जाते हैं और जब उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ पे किसी के हाथों के निशान पड़े हुए थे। अब एडम बहुत ज़्यादा अजीब ड्राइंग बनाने लग गया था, जिसमें वो एक घर, रिंग और घोड़े बना रहा था। अब नेक्स्ट डे रेचल और नोवा एना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रेचल एना के बारे में बताती है कि एना काफ़ी अच्छी नेचर की लेडी थी, वो काफ़ी खुश रहती थी और ऐसी लेडी का सुसाइड करना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। अब रेचल मॉस्को आइलैंड चल देती है क्योंकि एना के हस्बैंड अभी भी जिंदा थे और वो उसी आइलैंड में रह रहे थे। अब जैसे ही रेचल आइलैंड की तरफ जा रही थी तो हमें दिखाते हैं एक घोड़े को जो एकदम से अपना लॉक तोड़ता है और पानी में छलांग लगा देता है। हमें नोवा को दिखाते हैं जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जा रहा था, जहां एना के सुसाइड से पहले एना रहा करती थी। अब नोवा वहां रिकॉर्ड्स चेक करता है तो नोवा को पता चलता है कि एना के बहुत बार मिसकैरेज हुए थे, तो शायद इसी वजह से एना कभी मां नहीं बन सकती थी। वहाँ एक साइकियाट्रिक सेशन के बारे में भी दिखाता है जिसकी इंफॉर्मेशन टेप नंबर SM015 में थी। और इन सब के बीच नोवा की नाक से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। अब हमें दिखाते हैं रेचल को जो एना के हस्बैंड से मिलने जाती है, और ये घर वही था जो एडम ने अपनी ड्राइंग में बनाया था। अब रेचल एना के हस्बैंड मिस्टर मॉर्गन से पूछती है उनके पास्ट के बारे में, तो वो उन्हें कुछ नहीं बता रहे थे। अब रेचल ने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा था कि इन दोनों ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था। अब जब रेचल उन्हें एक कर्स टेप दिखाती है और उस बेटी के बारे में पूछती है तो मिस्टर मॉर्गन रेचल को गुस्सा करके घर से बाहर निकाल देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब रेचल एडम को कॉल करती है और पूछती है कि उस पेंटिंग के बारे में, तो एडम उसे बताता है कि एक लड़की है जो उसे ये सब विजन दिखाती है और वो उसे ये ड्राइंग बनाता है। अब हमें एडम को दिखाते हैं जो रिंग्स बना रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। अब रेचल उस आइलैंड की एक डॉक्टर से मिलती है जो बचपन से ही वहीं रहा करती थी और वो उस आइलैंड की एकमात्र डॉक्टर थी। इसी के चलते उस डॉक्टर को एना और उसकी बेटी के बारे में पता था। अब डॉक्टर बताती है कि एना को बच्चा नहीं हो रहा था और उसे बच्चा चाहिए था। अब एक दिन विंटर हॉलीडे के बाद एना एक बच्ची को साथ लाती है जिसे उसने अडॉप्ट कर रखा था, जिसका नाम समारा था। और आना समारा के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन समारा के आते ही आना को बहुत ही सारे डिस्टर्बिंग विजन्स आने लगे थे। एना इन्हीं डॉक्टर के पास आई थी पूछने के लिए। डॉक्टर बताती है कि समारा जब से इस आइलैंड में आई है उसके बाद से ही इस आइलैंड में सब बुरा होना शुरू हो गया था, जैसे कि पूरे आइलैंड को किसी ने कर्स कर दिया हो। डॉक्टर बताती है कि समारा उन्हें नॉर्मल बच्ची नहीं लगती थी, इसलिए एना और समारा दोनों को ही ईएलओ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया था जो कि मेनलैंड में था। और जैसे ही समारा और आना इस आइलैंड से गए, आइलैंड में सब ठीक होना शुरू हो गया था। अब दूसरी तरफ हमें नोवा को दिखाते हैं जो कि SM015 टेप को ढूंढ रहा था और रिकॉर्ड रूम में वो टेप था ही नहीं। लास्ट बार इस टेप को मिस्टर मॉर्गन ने देखा था, इसका यही मतलब है कि उन्होंने ही ये टेप ले रखा था। अब रेचल दोबारा मिस्टर मॉर्गन के घर जाती है जहां उसको SM01 टेप दिखता है। अब रेचल उस टेप को देखती है तो उसमें समारा का साइकियाट्रिक सेशन चल रहा था। तो अब इस सेशन से पता चलता है कि समारा कभी सोती ही नहीं थी और वो हर लिविंग बींग्स को चोट पहुंचाती थी, यानी कि जीवित प्राणियों को। समारा बताती है कि उसकी मॉम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसके फादर उसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ घोड़ों से प्यार करते हैं। और समारा ये भी कहती है कि वो लोगों को चोट पहुंचाना कभी बंद ही नहीं करेगी। अब मिस्टर मॉर्गन घर आ जाते हैं और रेचल को देख लेते हैं और उस पर वो अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो टीवी को बाथरूम में ले जाते हैं और एक टब में पानी भरा था। और अब वो रेचल से कहते हैं कि समारा सबको विजन दिखाती है, हॉर्स को भी, और ऐसा करना वो बंद ही नहीं करेगी। और इतना कह के वो खुद को करंट से मार देते हैं। अब ये सब देख के रेचल बहुत सारा डर जाती है, पर उतने में वहाँ नोवा आ जाता है और वो रेचल को संभालता है। अब ये दोनों घर के पास के अस्तबल में जाते हैं। अब अस्तबल में उन्हें एक सीढ़ी दिखती है जो कि ऊपर जाती थी एक रूम में, और वो रूम शायद समारा का था, क्योंकि मिस्टर मॉर्गन एना के मेंटल हेल्थ खराब होने के पीछे समारा को मान रहे थे, जिसके चलते उन्होंने शायद समारा को वहाँ अस्तबल में रूम बनाया था वहीं रहने के लिए,
अब यहाँ रहने से समारा को घोड़ों की आवाज़ आती थी जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, इसीलिए ही उसने अपनी पावर से घोड़ों को मार रही थी। अब नोवा और रेचल रूम को देख रहे होते हैं तो उन्हें रूम के वॉलपेपर के पीछे कुछ दिखता है। जब वो वॉलपेपर को हटाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखता है और रेचल ने ये पेड़ सैटर्न माउंटेन में भी देखा था, तो शायद ये जगह कनेक्ट है। तो अब रेचल और नोवा दोनों सैटर्न माउंटेन पहुंच जाते हैं कि शायद उन्हें यहाँ से कोई क्लू मिले। तो अब नोवा काफ़ी गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंक रहा था क्योंकि आज रेचल का 7 डे था और नोवा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और वो एक मार्बल को बहुत ज़ोर से नीचे फेंकता है और मार्बल एक जगह में आके इकट्ठा हो जाते हैं, इससे वो समझ जाते हैं कि इस जगह के नीचे कुछ तो है। अब वो कुल्हाड़ी लाता है और फ्लोर को तोड़ देता है और फ्लोर के नीचे एक कुआं था। अब वो दोनों कुआं कितना गहरा है चेक करने के लिए उसमें पत्थर फेंकते हैं। तो अब रूम में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, जिससे एक स्लीप टूटती है और टीवी रेचल की तरफ आती है, जिससे रेचल उस कुएं के अंदर गिर जाती है। अब नोवा उसे बाहर निकालने के लिए रस्सी लेने जाता है तो कुएं अपने आप ही बंद हो जाता है। अब रेचल को कुएं के अंदर से किसी इंसान के नाखून दिखते हैं और तभी पानी से एक हाथ निकलता है और रेचल के हाथ को पकड़ लेता है। अब ऐसा होते ही रेचल को विजन आते हैं और विजन में वो देखती है समारा को, जो इसी कुएं के पास खड़ी थी और आना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। और आना आती है और समारा के सिर में एक बैग डाल देती है जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो उसे कुएं में फेंक देती है और कुआं बंद कर देती है। पर समारा मरी नहीं थी, वो 7 दिन तक उस कुएं में जिंदा थी, लेकिन 7वां दिन होते ही वो मर गई। अब ये स्टोरी रेचल को पता चल जाती है और उसी कुएं में उसे समारा की डेड बॉडी मिलती है। जब रेचल उस डेड बॉडी को गोद में उठाती है तो वो थोड़ी देर बाद स्केलेटन बन जाती है। और अब रेचल के हाथ से हाथों के निशान भी हट चुके थे, तो शायद रेचल के 7 डे भी कंप्लीट हो गए हैं, अब वो मरेगी नहीं। अब पुलिस वहाँ आती है और रेचल को बाहर निकाल देती है। अब रेचल समारा की बॉडी को अच्छे से दफन कर देती है ताकि समारा का कर्ज खत्म हो जाए। अब सब ठीक था, रेचल और नोवा काफ़ी खुश थे। रेचल का मानना था कि समारा अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहती थी और अब सब ठीक हो गया था। अब नेक्स्ट डे रेचल और एडम साथ में थे। रेचल एडम से कहती है कि उसने एक लड़की की हेल्प की और अब जो उसे विज़न दिखाती थी वो अब ठीक है। अब एडम बोलता है कि समारा को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, ना ही वो सोती है और ना ही वो लोगों को चोट पहुँचाना बंद करेगी। ऐसा कहते ही एडम की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और रेचल एडम का हाथ देखती है तो उसके हाथ में निशान था जो रेचल के हाथ में था पहले। अब रेचल समझ जाती है कि समारा का कर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब रेचल नोवा को कॉल करती है क्योंकि नोवा का आज 7वां दिन था। अब हमें नोवा को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वो अपने कप को उठाता है तो कप के नीचे एक रिंग का निशान बनता है और टीवी खुद ही जिगजैग होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब नोवा की बारी है। अब टीवी में वही कुआं बनता है जिसमें समारा मरी थी। अब उस कुएं से समारा बाहर निकलती है और धीरे धीरे चलते हुए टीवी की स्क्रीन तक आती है और बाहर आ जाती है। अब नोवा वहाँ से भागता उससे पहले समारा उसे मार देती है। अब रेचल नोवा को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ उसे नोवा की डेड बॉडी दिखती है जो कि बिल्कुल टूटी फूटी हुई सी थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने घर आती है और वो सोचती है कि समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। फिर उसे ध्यान आता है कि उसने टेप की कॉपी बनाई थी जो नोवा को दी थी और उसके बेटे ने भी वही देख ली थी। इसका मतलब यही है, अगर उस टेप की कॉपी बनाकर किसी दूसरे को दिखाएं तो समारा का कर्ज किसी और पे शिफ्ट हो जाता है और वो उसकी स्टोरी भी आगे बढ़ती रहती है जो समारा चाहती थी कि उसकी स्टोरी सब देखे। तो कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं रेचल को जो एडम के हाथ से उस टेप की कॉपी बना रही थी और एडम अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो ये कॉपी किसी को दिखाएगी और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो द रिंग के और भी पार्ट हैं और उसमें समारा की हमें बाकी की कहानी पता चलेगी। अब समारा लोगों को 7 दिन का टाइम देके क्यों मारती थी, क्योंकि समारा जब कुएं में गिरी तो वो 7 दिन तक सरवाइव कर रही थी, इसलिए वो अपने विक्टिम्स को 7 दिन तक जिंदा रखती है।